जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संगीता मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे रसायन शास्त्र के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बेसिक डेफिनेशंस पूछी जाती हैं उन्हें हम आज समझेंगे। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, सामान्य भाषा में हम इसे ये कहते हैं कि रसायन शास्त्र रसायनों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है, लेकिन ये हमें पढ़ना इसलिए है क्योंकि इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है ये देखेंगे। तो सर्वप्रथम साइंटिस्ट आए थे कणाद। कणाद एक वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने क्या किया, 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का अध्ययन किया। कणाद ने 5 तत्वों का अध्ययन किया। अब ये जो 5 तत्व थे, 5 एलिमेंट्स, तो ये कौन कौन से थे ये देखते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। कणाद ने ये बताया कि जितने भी मिनरल्स हैं कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी में पाए जाते हैं। अग्नि जलती किसकी प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन, और जलने के बाद कोई चीज़ क्या बनती है, कार्बन। पृथ्वी में मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज तत्व। वायु में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। जल, इसका भी फॉर्मूला होता है H2O। आकाश या ब्रह्मांड कह सकते हैं, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ब्रह्मांड बनता है एक तो गैसेस से, और इसमें एनर्जी होती है। अब कणाद ने ये कहा कि ये जो 5 तत्व हैं सभी में एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य का शरीर जिसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी ज़रूरत होती है। आप कोई भी चीज़ ले लो, लकड़ी, उसमें भी कार्बन होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना केमिस्ट्री के हो। तो इन्होंने इन एलिमेंट्स को ही क्या नाम दिया, कण नाम दिया। कण मतलब पार्टिकल कहा, कि सभी तत्वों में, सभी जितनी भी ये 5 तत्व हैं इनमें सूक्ष्मतम कण पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इन्हीं कणों को आगे जाके परमाणु नाम दिया गया, एटम कहा गया। तो कणाद के अनुसार परमाणु की जो डेफिनेशन थी वो थी कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये डेफिनेशन थी कणाद की। अब इसके बाद आए डाल्टन, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने मॉडिफिकेशन किया कणाद की डेफिनेशन में। तो जॉन डाल्टन ने, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परमाणुवाद का सिद्धांत, एटॉमिक प्रिंसिपल किसने दिया। तो जो परमाणुवाद का सिद्धांत है ये दिया था जॉन डाल्टन ने, एटॉमिक प्रिंसिपल। अब इन्हें समझते हैं कि इन्होंने कैसे परिभाषित किया था परमाणु को। तो जॉन डाल्टन ने ये बताया कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण तो है, लेकिन वो कुछ उपकणों से मिलकर बना होता है। परमाणु एक सूक्ष्मतम कण तो है लेकिन कुछ उपकणों से मिलकर बना होता है। तो जॉन डाल्टन ने ये कहा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। परमाणु के चारों तरफ शेल होती है या कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो डाल्टन ने ये परमाणु की परिभाषा दी कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण तो है लेकिन वो कुछ उपकण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ये डेफिनेशन थी जॉन डाल्टन की।
अब कुछ बेसिक डेफिनेशन जो समझना है हमें कि कोई भी परमाणु में दो चीज़ें होती हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो हम ये समझते हैं। इसे समझने से पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उपकण, परमाणु में जो उपकण उपस्थित होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्जेस देखते हैं कि इनमें आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये उदासीन होता है। मास, द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ये है इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन का मास 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। डिस्कवरी देखते हैं कि किसकी खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम। सोडियम एक तत्व है किसी भी परमाणु में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और एक होता है परमाणु भार, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास क्या है, तो पहले वो समझते हैं। परमाणु क्रमांक, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कभी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज हो सकती है, वो किस कंडीशन में होगी ये भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। यहाँ आपको ये समझना है कि परमाणु क्रमांक बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या। जैसे मैंने बताया कि सोडियम
का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास है 23। अब क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन देखी है कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 11। एटॉमिक प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 11। न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, मतलब 23 माइनस 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ मैंने आपको ये बताया है कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक कभी चेंज नहीं होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन चेंज किसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की। तो किस कंडीशन में होगी, यहाँ तो मैंने आपको बताया कि सोडियम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 11। अब देखिए जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब परमाणु का स्ट्रक्चर बनाते हैं सोडियम का। एक होता है ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। तो ये जो ऑक्टेट रूल होता है, अष्टक नियम, इसके अकॉर्डिंग कोई भी परमाणु तब तक स्थायी नहीं होता जब तक कि उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो जाए। तो ऑक्ट लिखा है अष्ट, किसी भी परमाणु की स्टेबिलिटी या स्थायी वो तब होता है, स्टेबल होता है जब उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो पहले कक्ष में, क्योंकि फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों के भरने का 2n स्क्वायर, जैसे हमें निकालना है कि ये n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ शेल, कक्ष लिखे अपन ने। अब देखना है कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, तो अपन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो पहले कक्ष में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब दूसरा कक्ष में निकालते हैं तो n इज इक्वल्स टू 2 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब बाहर दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 8 भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने, 8 भर दिए। अब 2 और 8 10 हो गए, बचा कितना सोडियम के पास 1, तब तो 11 होगा, तो बचा इसके पास 1, तो ये 1 बचा हुआ कहाँ जाएगा बाह्यतम कक्ष में जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अब क्योंकि अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी परमाणु तब तक स्थायी नहीं होता जब तक कि उसके बाह्यतम कक्ष में, बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बाह्यतम कक्ष में 1, तो ये 1 है। तो अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि 1, अभी से कितने की ज़रूरत है 8 करने के लिए 7 की, तो 7 लेने से अच्छा है कि 1 अपन क्या करें यहाँ से निकाल दें। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकाल देंगे तो इसे छुपा लेंगे, तो अब इसके पास ये बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो हम यहाँ ये करते हैं, सोडियम से जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, ये चला जाएगा, हमारे पास यदि ज़्यादा हैं हम किसी को दान दे सकते हैं। दान देना मतलब जब हम धनवान होंगे तब तो दान करेंगे, और किसी को दान देना अच्छी बात होती है, तो अच्छी बात होती है मतलब हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, 1 प्लस चार्ज, क्योंकि 1 दान दिया है इसने।
तो ये धनवान है, मतलब इसने दान दिया है, एक दान दिया है, इसलिए इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आया है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 और 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है, और वही अपन यहाँ पर पॉजिटिव साइन से शो करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कभी चेंज नहीं होती प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कभी चेंज नहीं होता, केवल वैल्यू चेंज होती है इलेक्ट्रॉन की। और कब होगी, जब किसी भी परमाणु में चार्ज लग जाएगा, धन या ऋण चार्ज लग जाएगा, तब वैल्यू चेंज होगी। यदि उसमें कोई चार्ज नहीं लगा है तो वैल्यू इलेक्ट्रॉन की भी इक्वल ही रहेगी, जितना परमाणु क्रमांक है उतनी ही वैल्यू इलेक्ट्रॉन की रहेगी। समझ आया ये आपको? अब देखते हैं कि परमाणु भार क्या है। एटॉमिक मास, परमाणु भार एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को यदि हम जोड़ देते हैं, P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो परमाणु भार निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, हमें नहीं पता कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है और एटॉमिक मास कितना है, ठीक है। आपको केवल वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको 11 दी है, प्रोटॉन की वैल्यू 11 दी है, न्यूट्रॉन की वैल्यू आपको 12 दी हुई है। अब आपको फाइंड करना है कि इसमें एटॉमिक नंबर कितना है और एटॉमिक मास कितना है, मतलब परमाणु क्रमांक कितना है और परमाणु भार कितना है। तो हमें निकालना है यदि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक निकालना है तो हमें क्या करना होगा, किसे देखना होगा, प्रोटॉनों की संख्या को, क्योंकि कभी चेंज नहीं होती है किसकी वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू। तो परमाणु क्रमांक मतलब 11, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उतना ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। अब हमें निकालना है एटॉमिक मास, तो हमने देखा है कि एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू को जोड़ देना है। प्रोटॉन की वैल्यू इसलिए क्योंकि ये चेंज नहीं होती है कभी, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 12, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23। मतलब यहाँ पर सोडियम में एटॉमिक मास आ जाएगा 23 और एटॉमिक नंबर कितना आ गया 11। समझ आया होगा आपको? नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं समस्थानिक और संभारिक क्या होता है।